ओपन करेंगे। सेल्फ ज्वाइन में एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, आज हम सेल्फ ज्वाइन को पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद व्यू पे की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, जब हम एक ही टेबल को मानते हैं कि ये टेबल दो टेबल है और उसी टेबल से फील्ड उठाना पड़ता है, उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने किया, एक टेबल क्रिएट की एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में तीन फील्ड है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम और मैनेजर आईडी। मैंने ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे मैनेजर आईडी है। अगर मैं बात करता हूँ कि एम्प्लॉय अनुभी, अनुभी का मैनेजर कौन है, तो यहाँ पे मैनेजर आईडी 1 है। 1 इसी टेबल से निकालनी है, तो अनुभी की आउटपुट क्या आनी चाहिए, प्रिंसी। तो देखो यहाँ पे अनुभी की क्या आना चाहिए, मैनेजर प्रिंसी। क्यों, अनुभी का मैनेजर 1 है। तो अब ये मुझे एज ए टेबल सेम ही है, अब मुझे दो टेबल ट्रीट करनी है। तो मैंने दो टेबल बनाई जिन्हें आप एम्प्लॉय की मतलब ज्वाइन लगाया सेम एम्प्लॉय टेबल पे, नाम रख दिए E1 और E2। क्या नाम रख दिए, E1 और E2। तो मैंने क्या लगाया, सेलेक्ट, कुछ भी समझ लो, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन जो लगाना चाहते हो आप, एम्प्लॉय E2। तो जब आपकी दोनों टेबल सेम हो तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है कि यहां पे लिखोगे सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन एक कॉन्सेप्ट है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट समथिंग, कुछ भी, फ्रॉम एम्प्लॉय, एक नाम दे दिया एलियास E1, लेफ्ट ज्वाइन और ज्वाइन लगा सकते हो आप एम्प्लॉय E2। और कंडीशन देखो यहाँ पे, अब मुझे ये वाली आईडी सेकंड टेबल की मैनेजर आईडी मैच करनी चाहिए पहली वाली टेबल की एम्प्लॉय आईडी की। तो मैंने क्या लिखी, E1 डॉट मैनेजर आईडी, पहले वाले की मैनेजर आईडी, अनुभवी की मैनेजर आईडी 1 है, इक्वल्स टू E2 दूसरे वाली टेबल की क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। ये 1 इससे मैच करनी चाहिए ना, ऐसे, समझ रहे हो, ये 1 इससे मैच करनी चाहिए। ठीक है जी चलो, तो अब यहाँ पे हमने इसे रन की, रन करके आउटपुट चेक की, आउटपुट आ गई प्रिंसी, सुमित, अनुभी, प्रिंसी, परबल, ये विक्की, परबल, सुमित, अनुभी, ये एम्प्लॉय आ गए, ये इनके मैनेजर आ गए। एक रिकॉर्ड ऐसा था टेबल में जिसका मैनेजर नल था। अगर आपको वो चाहिए तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड ले लो। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन लिखोगे तो आपका डेटा आ जाएगा। आप रन करोगे तो आपका हीना आ जाएगी और हीना का मैनेजर नल होगा। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो सेल्फ ज्वाइन के बारे में। डाउट है किसी को सर? मानसी गर्ग, यस सर। एक्सप्लेन करोगी सेल्फ ज्वाइन? सर नहीं, मैंने कल का सेशन नहीं दिया था तो मेरे को ज्यादा नहीं समझ आया अभी। मैंने तो आज ही बताया ये अच्छा, तो बता दूंगी इतना तो सर। हाँ बताओ जो बताया। सर आपने जो सेल्फ जॉइन है उसमें दो टेबल्स के डेटा को जोड़ते हैं। और अगर हमें किसी एम्प्लॉय के सामने दूसरी का मतलब लाइक जैसे इसमें एम्प्लॉय नेम के सामने हमें मैनेजर का नेम चाहिए, तो उसमें हमने फर्स्ट वाली मैनेजर 1 की आईडी हमने उसमें दिया है एम्प्लॉय नेम में। देखो मेन चीज ये है, सेल्फ ज्वाइन का मतलब ये होता है कि ज्वाइन से पहले की टेबल और ज्वाइन के बाद की टेबल दोनों एक ही होती हैं। बस उसके दो एज ए हम उसे दो मान लेते हैं। देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 और लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय E2, इसके एलियास दो हैं, इसके ऑब्जेक्ट एक तरीके से दो बना लिए, इसकी कॉपी बना लिए, लेकिन होती ये एम्प्लॉय है। समझ रहे हो, सेल्फ ज्वाइन का मतलब है, मतलब दोनों टेबल ज्वाइन जो है सेम टेबल पे लगाना, उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। सेल्फ ज्वाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, देखो किसी और टेबल की बात करो, अगर मैं दूसरी ज्वाइन की बात करूं तो मैंने यहाँ पे लगाया फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन स्टूडेंट कोर्स। तो ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट कोर्स है, दो अलग अलग टेबल है, लेकिन यहाँ पे दोनों टेबल सेम है। एम्प्लॉय यहाँ पे है और एम्प्लॉय यहाँ पे है। बस एक एम्प्लॉय का
एलियास E1 बना लिया, एक का E2 बना लिया। समझ रहे हो? मेन चीज ये होती है सेल्फ ज्वाइन। चलो किसी को डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई, देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपका। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन ये होता है जब हम एक ही टेबल में दो एलियास बना के और ज्वाइन लगाते हैं, उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। जैसे हमें एक ही टेबल के साथ ऑपरेट करना है। अब हमारे, अगर मैं बात करूं, समझो मेरी बात, जैसे मेरे पास ना, ये मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मेरे पास ये टेबल है, अब मेरे पास दो टेबल नहीं है, मेरे पास एक ही टेबल है। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी चाहिए और मैनेजर नेम भी चाहिए, क्योंकि मैनेजर आईडी है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे इस टेबल को दो बना लूंगा कि एक मेरी E1 टेबल हो गई, एक मेरी E2 हो गई, टेबल सेम है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। देखो ऐसे ऐसे मान लीजिए ये वाली चीज है, ये मेरी पहली टेबल है और ये मेरी दूसरी टेबल है। सॉरी, ये वाली मेरी दूसरी टेबल है। अब मैं बात करूं, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे 5 मैनेजर आईडी है। तो इसमें पहली टेबल की, देखो इस वाली टेबल की, इस टेबल का मतलब क्या है, अगर मैं समझूं तो इस टेबल का मतलब मेरी E1 और टेबल हो गई E1 डॉट, ये क्या होगी बताओ, ये 5 क्या है, मैनेजर आईडी 5 1 ये। तो E1 की मैनेजर आईडी, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी किसके साथ मैच करनी चाहिए, इस वाली टेबल की। अब देखो जैसे 5 है, तो 5 क्या है यहाँ पे, सुमित है। तो मुझे सर सुमित सुमित ना, है। किसी का मैनेजर सुमित चाहिए ना। मैं चाहिए सर। हाँ देखो, जैसे एक क्या हो गया एम्प्लॉय आईडी, ये प्रिंसी क्या हो गया नेम, और 5 क्या हो गया मैनेजर आईडी। तो मैंने यहाँ से, मेरी ये टेबल क्या है E1, और ये टेबल मेरी क्या है E2। मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो E1 ये 5 क्या है, E1 की मैनेजर आईडी किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ बताओ, यहाँ किसके, ये सर है। E2 के इक्वल होनी चाहिए सुमित के। तो ये यहाँ होनी चाहिए, इक्वल्स टू होनी चाहिए E2 की, E2 की एम्प्लॉय आईडी। EMP आईडी होनी चाहिए। एम्प्लॉय आईडी के इक्वल। हाँ, अगर ये देखो प्रिंसी का मैनेजर सुमित जब भी तो होगा जब इसकी ये वाली आईडी 5 इसके इक्वल हो जाएगी 5 के। तो मैंने क्या किया, E1 का मैनेजर आईडी इक्वल्स टू E2 की एम्प्लॉय आईडी हो गई, ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट क्या करना है, तो मेरी ओन कंडीशन होगी। देखो ओन कंडीशन मेन होती है इसमें। ऑन कंडीशन तो ये हो गई कि भाई ऑन कंडीशन तो हम ये लिख देंगे ज्वाइन में, ठीक है। और सेलेक्ट क्या क्या करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है प्रिंसी, और सुमित सेलेक्ट करना है। तो पहला जो मैं, ये वाला क्या चीज है, ये क्या है सिलेक्ट अगर मैं करूं, देखो मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसे बनाता हूं, मैं इसे यहां से कंट्रोल एक्स कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पे ले आता हूं। अब मैं इसमें सेलेक्ट लिख रहा हूं, सेलेक्ट सेलेक्ट। अब क्या लिखूं, मुझे ये नाम चाहिए, ये नाम किसका है, E1 डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय E1 डॉट E1 टू एम्प्लॉय नेम। EMP अंडरस्कोर नेम ले लिया मैंने, नेम। कोमा। इसमें लेना है ये वाला, तो ये वाला नाम क्या होगा, E2 टू डॉट डॉट E2 डॉट EMP नेम। EMP अंडरस्कोर नेम, ये आ गया। स्कोर नेम। फ्रॉम किससे ले, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय E1, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या आएगा, ज्वाइन। ज्वाइन किस पे लगेगा, एम्प्लॉय पे ही लगेगा, एम्प्लॉय E2। ये दो हमने बना लिए, और ऑन कंडीशन मेरी ये आ गई, बस एसक्यूएल तैयार हो गई। यही तो समझना है, तो आपको क्या समझना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या ऑन कंडीशन लगानी है, इसे चलाओगे 100% चलेगी। देखो मैंने क्या लिया, सेलेक्ट E1 का एम्प्लॉय नेम ले ले, ये प्रिंसी आ जाएगी। फिर क्या करें, E2 का क्या ले ले, एम्प्लॉय नेम, E2 ये वाली टेबल है, इसका एम्प्लॉय नेम ले ले सुमित। फ्रॉम किससे लें, एम्प्लॉय E1, ज्वाइन एम्प्लॉय E2। हमने E1 इसे मान लिया और E2 इसे मान लिया। और क्या ऑन कंडीशन क्या होनी चाहिए, E1 की मैनेजर आईडी इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, E2 की एम्प्लॉय आईडी की। चलो एक बार रन करके चेक करते हैं इस क्वेरी को, सेम ये रन होती है या एरर देती है। अब मैं इसे यहाँ पे ले आया, यहाँ पे लाके मैंने कंट्रोल भी करी, और चला के चेक करते हैं, चल गई, आ गया। बस यहाँ पे प्रिंसी सुमित अनुभी प्रिंसी ये सब कुछ आ रहा है। बस थोड़ा सा क्या है, ये भी एम्प्लॉय नेम है, ये भी एम्प्लॉय नेम है। अगर इसे थोड़े चाहते हो कि ये EMP नेम रहे, ये मैनेजर नेम रहे, तो एज से क्या कर सकते हो आप, एज से रीनेम कर देते हैं, एज यहाँ पे मैनेजर अंडरस्कोर नेम लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, अदरवाइज छोड़, कोई बात नहीं है। आप इसे रन करो, ये क्वेरी आपकी रन हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन, ये मैनेजर नेम आ गया। आप छोड़ना चाहो इसे छोड़ दो। ये चीजें समझ में आई आपको, से यस और नो। यस सर।
अच्छा, अभी किसे समझ में नहीं आया? जिसे समझ में नहीं आया वो पूछ ले, अदरवाइज तो फिर मैं आपसे ना अभी क्या नाम मैं पूछूंगा, फिर आप कहोगे कि नहीं हम कल सेशन में नहीं है कि वो नहीं। बताओ जिसे समझ में नहीं आया वो एक बात पूछो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। यू कैन आस्क, यू हैव दिस राइट। ओके, चलो खत्म करें इस बात को। सेल्फ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेल्फ ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन में अभी हमने लास्ट क्लास में हमने आपको ज्वाइन एक्सप्लेन किए थे। देखो, ज्वाइन होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में बाय डिफॉल्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन एक ही होता है। अगर बात करें हम आउटर ज्वाइन की, तो आउटर ज्वाइन में आ गया आपका लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये सब एक ही चीज होती है। फिर आता है फुल ज्वाइन, ठीक है जी। फिर आता है क्रॉस ज्वाइन, फिर सेल्फ ज्वाइन। अब एक बात सुनो, ज्वाइन और इनर ज्वाइन में जो रिकॉर्ड मैच करते हैं वो आते हैं। लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में केवल वे रिकॉर्ड आते हैं, लेफ्ट के सारे आते हैं और राइट की टेबल में मैच वाले आते हैं। अगर मैं लेफ्ट और राइट करूंगा तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि ज्वाइन से जो लेफ्ट में लिखी होती है एक टेबल वो होती है, और ज्वाइन के जो एक राइट में लिखी होती है वो होती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड, तो ज्वाइन के लेफ्ट में टेबल है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड और मैचिंग रिकॉर्ड स्टूडेंट कोर्स के, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट ज्वाइन। अगर मैं राइट ज्वाइन की बात करता हूं, तो राइट ज्वाइन क्या होता है? तो स्टूडेंट कोर्स के सारे रिकॉर्ड, मतलब राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड और मैचिंग रिकॉर्ड स्टूडेंट के। फुल ज्वाइन, दोनों टेबल के दोनों सारे रिकॉर्ड, इसके भी मैचिंग रिकॉर्ड वंस, और जो मैचिंग नहीं कर रहे वो इसके भी आएंगे और इसके भी आएंगे, दैट इज कॉल्ड द फुल ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन होता है कि हर रो हर के साथ कॉम्बिनेशन। अगर किसी टेबल में मान लिया 4 रो है स्टूडेंट में और स्टूडेंट कोर्स में 5 है, तो 4 into 5 20 रोज आएंगी। पहली रो इन 5 के साथ, दूसरी रो इन 5 के साथ, फिर तीसरी रो इस 5 के साथ, उसे बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन के कोई कीवर्ड नहीं होता, बट ये क्या होता है कि सेम टेबल पे जब हम ऑपरेट करते हैं, ज्वाइन लगाते हैं, तो उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। सेम टेबल से हमें डेटा निकालना पड़ जाता है, कई बार इंप्लॉय मैनेजर राइट मैनेजर नेम, कई बार कुछ और निकालना पड़ जाता है, तो वो चीजें यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। सेल्फ ज्वाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी को डाउट या आगे मूव कर जाऊं? ठीक है जी। अब देखो, मैंने ये सपोज मैंने ये टेबल बनाई और इस टेबल को लिख दिया मैंने इनर ज्वाइन, ठीक है, और इनर ज्वाइन चलाया ये वाला, इनर ज्वाइन, ओके। ऑन कंडीशन नहीं लिखी मैंने इसमें, है क्रॉस ज्वाइन लिखा हुआ था। चलो मैं इसे हटा ही देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं इसकी बात करता हूँ, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक। Sir, ठीक है, अब देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मुझे कोर्स नेम चाहिए, और सपोज सेक्शन नेम चाहिए या कोर्स आईडी, ये चीज मुझे चाहिए सारी की सारी, ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ। तो अब ये क्या है कि बार बार ये क्वेरी चलती है, क्वेरी चलने के बाद इन्हें ज्वाइन करती है। अभी तो बहुत छोटा रिकॉर्ड है, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे, कई लाख रिकॉर्ड स्टूडेंट में आ जाएंगे, कोर्स में आ गए, सेक्शन में आ गए, फिर इन्होंने क्या किया, इन पे ज्वाइन लगाया, तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और कुछ नहीं होता। जैसे जैसे ज्वाइन बढ़ता चला जाता है, टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है। टाइम पीरियड में इन द सेंस एग्जीक्यूशन टाइम होता है क्वेरी का। देखो जैसे मैं इसे रन करूंगा ना, ये बताएगा इतने मिली सेकंड में एग्जीक्यूट हुई। देखो ये ने बताया टोटल क्वेरी रन टाइम 44 मिली सेकंड, 5 रो इफेक्टेड। तो फिर क्या होगा, फिर बाद में ना इसका टाइम टेकन, एक्सप्लेन पे जाएंगे, एक्सप्लेन में बता रहा है मैसेज, हाँ मैसेज में देखो यहाँ पे सक्सेसफुल रैन, टोटल क्वेरी रन टाइम 44 मिली सेकेंड, 5 रो इफेक्टेड, 5 रो इसने उठा के दिया आउटपुट। आउटपुट इसकी ये है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में अगर ये बहुत ज्यादा रो हो जाएंगी तो यहाँ पे टाइम कपल ऑफ मिनट्स हो जाती है। तो उस चीज में क्या है कि हमारी स्लोनेस हो जाती है, जब हमें स्क्रीन लोड करनी पड़ती है। स्क्रीन कैसे लोड होगी, हमने तो कोई एक वेबसाइट खोली, सपोज मैं यहाँ पे गया ब्राउजर पे, मैंने कोई भी वेबसाइट खोली और क्लिक किया, अब वहां पर डेटा लोड होना है, तो वो डेटाबेस में सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके मुझे डेटा देगा, मैं उसे डिस्प्ले कर दूंगा अपने यूआई पार्ट पे और स्क्रीन पे।
लेकिन जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो स्क्रीन लोड नहीं होगी, और ये एग्जीक्यूट होने में 1 मिनट लगा रही है तो स्क्रीन लोड होने में फिर टोटल टाइम 1.5 मिनट लगेगी, क्योंकि डेटा में सेट भी करना है। तो कुल मिला के हमारी स्क्रीन स्लो हो जाती है। जब हमारी स्क्रीन स्लो हो जाती है तो अब हमें अब ज्वाइन भी चाहिए होते हैं, ऐसा तो है नहीं ज्वाइन नहीं लगाते, ज्वाइन तो मेन चीज होती है। अब तो क्या करें, प्रॉब्लम ये है कि स्लोनेस भी, तो इन्होंने कहा भाई एक काम करो तुम ना एक क्रिएट कर दो जिसे बोलते हैं व्यू। उनका भाई व्यू क्या काम करेगा, तो यह कुछ नहीं करेगा, ये आपकी फास्टर बना देगा। उन्होंने कहा कैसे बनाएगा, उसने कहा देखो हमारे पास टेबल होती है, टेबल में अब अपने फील्ड होते हैं, ये जो सेलेक्ट क्वेरी है, ये सेलेक्ट क्वेरी जो है फील्ड है, फील्ड में देखो जैसे एस डॉट स्टूडेंट नेम है, इसका मतलब ये स्टूडेंट टेबल का नेम फील्ड है। ये किसका फील्ड है, स्टूडेंट टेबल का। ये किसका फील्ड है, स्टूडेंट टेबल का। ये भी स्टूडेंट का। ये किसका है, ये स्टूडेंट कोर्स का है। ये किसका है, स्टूडेंट का है। और ये किसका है, ये है स्टूडेंट सेक्शन का। तो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना ये कॉलम्स, ये कितनी टेबल से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 3 टेबल से। पहली टेबल स्टूडेंट है, दूसरी टेबल का नाम स्टूडेंट कोर्स है, और तीसरी टेबल का नाम स्टूडेंट सेक्शन है। तो ये जो फील्ड्स आए यहाँ पे जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, 3 टेबल से। उन्होंने कहा एक व्यू बनाओ, व्यू ये काम करेगा, व्यू एक टेबल क्रिएट कर देगा। उन्होंने कहा अच्छा, और वो टेबल क्रिएट करेगा इनके नाम की, इनके फील्ड के नाम की। और फिर क्या होगा, फिर जैसे ही आप स्टूडेंट में डेटा इंसर्ट करोगे, वो बाय डिफॉल्ट इनमें अपने आप कर देगा, उसमें टेबल में वो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करेगा। उन्होंने कहा कैसे, तो अब बात करते हैं व्यू को और समझते हैं कि कैसे करेगा और क्या बेनिफिट करता है व्यू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्वेरी ये होती है, अगर आपको व्यू क्रिएट करना है तो देखो व्यू के लिए सेलेक्ट क्वेरी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर मैं लिखूंगा बस सिंटैक्स होता है क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, व्यू का नाम लिख देता हूं मैं, सपोज मैं पहले ड्रॉप व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर, मैं इसको ड्रॉप करता हूं, अगर हो जाए तो ठीक है जी। अब मैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू। सपोज मैंने ये वाला व्यू बनाया, ठीक है, और इसे बनाया एज, एज का मतलब ये है कि ये व्यू इस क्वेरी के थ्रू बने। तो क्या बनेगा, एक टेबल बन जाएगी और टेबल में ये फील्ड हो जाएंगे ये वाले। ठीक है जी, अब हम रन करके चेक करते हैं। मैंने क्रिएट किया क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज, जो भी एसक्यूएल आप देना चाहते हो, वॉट एवर एसक्यूएल देना चाहते दे दो। अब मैंने इसे किया और इसे रन किया, ये रन बन गया। अब मैं जाके यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज बनी, कैसे काम करता है। तो मैं बात गया व्यू पे, व्यू पे स्टूडेंट व्यू बना। स्टूडेंट व्यू के अंदर कॉलम चेक करो, देखो स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी, फोन, कोर्स, कोर्स नेम, सेक्शन आईडी, सेक्शन नेम। देखो सेक्शन आईडी, सेक्शन नेम, ये सेक्शन टेबल के हैं। कोर्स नेम कोर्स का है, स्टू कोर्स कोर्स का है। ठीक है, ये स्टू, ये तो 4 फील्ड स्टूडेंट के हैं, ये कोर्स का है, ये फिर सेक्शन टेबल का है। आ रहा है ना, तो हमने ये मिक्स करके एक टेबल बना दी जिसे बोला व्यू। अब व्यू क्या करेगा, अब देखो, अब मैं आपको टेबल से सेलेक्ट नहीं करूंगा, अब मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू। व्यू का क्या नाम है यहाँ पे, ये भी तो एज ए टेबल है, इसे वर्चुअल टेबल कहते हैं। मैंने किया, अब मैं रन करूंगा तो मेरी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, मुझे रिजल्ट दे देगी। तो ये क्या करेगी, ये उससे फास्टर देगी। अभी तो यहाँ पे 49 मिली सेकेंड दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, अभी जैसे रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो इसमें बहुत फास्टर हो जाएगा ये, और रिकॉर्ड आएगा। अब आपको पता नहीं है, देखो अभी समझो, अब आप टेबल का कोई मतलब नहीं, अब आपको समझ रहे हो कि स्टूडेंट व्यू आपका क्या है, एक एज ए टेबल है, और इस टेबल में आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका डेटा आ रहा है। अब आपने कहा कि मैं ना एक स्टूडेंट में एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, हाँ कर सकते हो, करो। जैसे स्टूडेंट में रो इंसर्ट करेंगे, चेक करेंगे व्यू में डेटा जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है जी, एक रो उठाते हैं और स्टूडेंट में इंसर्ट करते हैं। हमने ये यहाँ पे एक रो उठाया, सपोज ये उठा लिया, और ये उठा के यहाँ पे डेटाबेस में आए और इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज, वैल्यूज 8 कर दी यहाँ पे, सपोज नेम ले दिया यहाँ पे प्रिंसी,
और मोबाइल नंबर ले लिया यहाँ पे 61 और ये मैंने ऐसे रखा 104 कोर्स रखा और 2 आपका सेक्शन रखा। ठीक है जी। अब मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जब मैं इसे इंसर्ट करूंगा, समझो इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से, तो देखो स्टूडेंट में आ जाएंगे रिकॉर्ड, स्टूडेंट में 8 आ गए। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? 8 में प्रिंसी मोबाइल नंबर 104 कोर्स आईडी और स्टूडेंट को सेक्शन आईडी आ गई। अब जैसे ही मैं सेलेक्ट व्यू से करूंगा तो व्यू अपने आप जैसे ही इसमें इंसर्ट करेगा इस टेबल में भी इंसर्ट कर देगा। देखो व्यू की क्या खास बात है, जैसे ही मैंने स्टूडेंट में किया, अभी तो मैंने स्टूडेंट में किया ना रिकॉर्ड इंसर्ट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो दो चीजें, सॉरी, एक तो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट कोर्स है, स्टूडेंट सेक्शन है, इन तीनों टेबल को मिला के हमने बनाया एक ज्वाइन, एक सेलेक्ट एसक्यूएल। ठीक है जी, ये वाली इन तीनों टेबल को मिला के एक सेलेक्ट बनाई और ये सेलेक्ट एसक्यूएल हमने रख दी एक व्यू के अंदर। व्यू के अंदर क्या होती है? एसक्यूएल्स होती हैं। तो जब एसक्यूएल बन जाती हैं ज्वाइन लग के डिफरेंट डिफरेंट, तो ये एक टेबल बन जाती है जिसे बोलते हैं वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल को ही हम व्यू कहते हैं। अब ये टेबल बन जाती है और ये टेबल इन तीनों टेबल के कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब जो जो फील्ड आपको चाहिए होते हैं उन तीनों टेबल से मिलकर एक फाइनली वर्चुअल टेबल बन जाती है जिसे हम व्यू कहते हैं। तो व्यू की डेफिनेशन क्या आती है? व्यू इज ए वर्चुअल टेबल, नॉट मोर देन इट। तो एक टेबल बन गई विद दिस फील्ड्स। अब सवाल ये आता है, जैसे ही मैं स्टूडेंट में या स्टूडेंट कोर्स में डेटा इंसर्ट करूंगा, क्या वो व्यू वाली टेबल में इंसर्ट हो जाएगा या नहीं? हाँ जी, जैसे ही आप स्टूडेंट में टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे तो जो ये वर्चुअल व्यू वाली टेबल बनी हुई है इन फील्ड के साथ, तो इसमें अपने आप डेटा चला जाएगा। अभी मैंने इंसर्ट किया है स्टूडेंट में ये वाला रिकॉर्ड, अब मैं चला के चेक करता हूं व्यू को। तो व्यू देखो, हाँ जी ये 6 आ गया। देखो प्रिंसी का रिकॉर्ड आ गया बाय डिफॉल्ट। यस और नो, रिकॉर्ड आया या नहीं आया? यस सर, आया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो समझो, अभी एक दूसरी टेबल बन गई थी जिसे हम वर्चुअल व्यू कह रहे हैं। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में इन तीनों टेबल के फील्ड के कॉम्बिनेशन थे, ये मैंने दिखाया। अभी देखो स्टूडेंट नेम, देखो जैसे कोर्स नेम है, कोर्स नेम कौन सी टेबल का है? ये रहा, ये स्टूडेंट कोर्स का है, एससी का है। ये एससी का मतलब है स्टूडेंट कोर्स का। अभी जैसे ये सेक्शन नेम है, सेक्शन नेम किस फील्ड का है? सेक्शन नेम किसका है? स्टूडेंट सेक्शन का। देखो यहाँ पे सेक्शन नेम है। तो ये व्यू है स्टूडेंट व्यू, ये एक टेबल बनी हुई है, इसके कॉलम है 7 और 7 टेबल में जैसे ही मैं सेल में सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया। मींस मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, जैसे ही आप डेटा किसी भी टेबल में इंसर्ट करोगे जो इसके अंदर एसक्यूएल में लिखी हुई है, तो ये बाय डिफॉल्ट इस टेबल में अपने आप इंसर्ट कर देगा। तो ये क्या करता है? ये फास्टर हो जाता है इन केस ऑफ सिलेक्शन। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली इंसर्ट कर रहे हो, देखो ध्यान समझो, अगर आप किसी टेबल में फ्रीक्वेंटली इंसर्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो वहां पे व्यू लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको स्लोनेस कर देगा। क्योंकि एवरी टाइम वो इसमें 2 टेबल में इंसर्ट करेगा। वो एक जब आप इंसर्ट करोगे स्टूडेंट में तो स्टूडेंट में करेगा, और सेकंड किस में करेगा? स्टूडेंट व्यू में। समझ रहे हो? देखो व्यू को समझने की कोशिश करो। जैसे ही मैंने डेटा स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट किया तो वो चेक करेगा, अच्छा इस टेबल पे कोई व्यू है? वो चेक करेगा, हाँ जी है। क्या नाम है व्यू का? स्टूडेंट व्यू। तो इसमें भी डेटा इंसर्ट करेगा। जब इसमें भी डेटा इंसर्ट करेगा तो डेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगी एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, लेकिन सिलेक्शन के टाइम बहुत फास्ट रहेगी, क्योंकि इसे कुछ नहीं करना, इसके पास ऑलरेडी एक टेबल है और उस टेबल में डेटा है, वो डेटा उठा के आपको दे देगा। सवाल समझ में आया? यस और नो? डाउट बोलो व्यू में किसी को हो तो। या तो समझ में नहीं आ रहा या तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। दोनों सर हम व्यू में भी हेलो बोलो। हेलो सर, हम व्यू में भी इंसर्ट कर सकते हैं? कर तो नहीं सकते, एक्चुअली ग्रांट होती है, कर नहीं सकते। वैसे व्यू में इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा होता है, बट आप चेक कर लो, मुझे लगता नहीं। एक्चुअली इंसर्ट में एरर देता है, ठीक। ग्रांट होती है, ग्रांट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रीजन पता क्या है? अब आपका सवाल यह है व्यू में इंसर्ट करेंगे, सपोज आपने व्यू में इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड,
यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी, तो ये 3 टेबल का कॉम्बिनेशन है, ये एक का नहीं है। तो ये कौन-कौन सी टेबल में जाएगा? अब ये इसमें जाएगा, मुझे लगता नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके थ्रू। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं जाता, 1 मिनट लगेगी। और ये अगर ये कर रहा है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे, हम ग्रांट लगा के रोकना चाहिए, क्योंकि करने को तो कर सकते हैं, लेकिन एरर क्या आएगी समझो। ये 104, अभी मैं चलो बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं डाला क्योंकि मुझे ये तो है ही नहीं। अब मैंने यहाँ प्रिंसी की जगह डाल दिया यहाँ पे अनु भी, यहाँ पे अनु भी, और मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दो, 62 डाल दो। देखो मोबाइल नंबर हो गया, फिर कोर्स की आईडी 104 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे डालो 104 के साथ क्या डालो, एमटेक, एमटेक डाल दिया, कोमा आपने फिर डाल दिया 2 सेक्शन, ठीक है जी, और फिर डाल दिया यहाँ पे बी। देखो ये किसके रिकॉर्ड हो गए ये व्यू के हो गए। नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, 104 आ गया, एमटेक आ गया, 2 आ गया, बी आ गया। रन करो, क्या करता है इसमें, इंसर्ट करता है नहीं करता है। देखो क्या लिख रहा है, व्यू कैन नॉट इंसर्ट व्यू स्टूडेंट व्यू दैट डू नॉट सेलेक्ट फ्रॉम ए सिंगल टेबल और व्यू आर नॉट ऑटोमेटिकली अपडेटेबल। तो ये कह रहा है कि आप जो है ना, एक सिंगल टेबल से नहीं आ रहा है, अगर सिंगल टेबल से आता तो आप कर भी सकते थे इंसर्ट, ये मल्टीपल टेबल से आता है। तो अगर आप बात सुनो, ये डेटा किस में जाएगा, ये तो स्टूडेंट में जाएगा, ये किस में जाएगा सोच के बताओ, ये किस में जाएगा 104 और एमटेक, स्टूडेंट कोर्स में कोर्स में स्टूडेंट आएगा, और ये किस में जाएगा, सेक्शन में। सेक्शन में। तो ये कहां से इंसर्ट करेगा 3 टेबल में, ये कहेगा कि लो मैं बन गया यहाँ पे श्री कृष्ण जी भगवान, घुमाया चक्र और तीनों टेबल में इंसर्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये होगा तो ये बहुत गलत होगा, हाँ, समझ रहे हो, क्योंकि व्यू तो एक वर्चुअल टेबल बनी, हमने डिफरेंट डिफरेंट टेबल से कॉम्बिनेशन बना के एक छोटी सी टेबल बना ली, अपने अपनी सर्च को इजी करने के लिए। अब मैं सारा सेलेक्ट इस पे करूंगा और इस पे वेयर कंडीशन भी लगा सकता हूँ। देखो कमाल की बात है, जो जो आप सेलेक्ट पे लगाते हो ना सेम लगा सकते हो। आपने कहा जी इस पे लगाओ वेयर, यहाँ पे लगा दो कि जिसका बीटेक हो या जिसका एमसी हो, वेयर कोर्स अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू, ये लगा दो एमसीए जिसका हो वो दे दे, ठीक है। तो एमसीए का लगाया मैंने, व्यू पे रन किया, ये आ गया। तो आपको जो लगाना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इनटू, वेयर कंडीशन जो भी लगानी है, जो नॉर्मल सेलेक्ट पे लगाते हो लगाओ, आपका चलेगा। ये एज ए वर्चुअल टेबल कंसीडर होती है, ठीक है। व्यू समझ में आया, इंसर्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन किसका था अनुभी, आप किसका था ये? शालू सर। शालू समझ में आ गया ये? यस सर। डाउट है इससे अलग कुछ? नो सर। चलो तो अब बात करते हैं दूसरा। एक होता है, एक व्यू होता है, एक मेटेलाइज व्यू होता है। एक तो व्यू होता है देखो ये वाला, और एक होता है मेटेलाइज व्यू, ठीक है। एक व्यू और मेटेलाइज व्यू में थोड़ा सा अंतर होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है हमेशा पूछते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बात करता हूँ मेटेलाइज व्यू की। तो मेटेलाइज व्यू में कुछ नहीं होता, सिंटेक्स क्या होता है, बस ये होता है एक व्यू, जैसे यहाँ पे क्रिएट व्यू करते हैं तो यहाँ पे मेटेलाइज व्यू करते हैं, मेटेलाइज कीवर्ड होता है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं होता। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, क्रिएट मेटेलाइज्ड व्यू, ये कीवर्ड होता है, मेटेलाइज्ड व्यू बोलते हैं इसे, ठीक है। बस ये कीवर्ड लग जाता है, जैसे ये कीवर्ड लगता है और मैंने ये रन कर दिया, ठीक, रन किया। देखो अभी मैंने व्यू समझाया था, अब मैं समझा रहा हूँ मेटेलाइज्ड व्यू। तो मैंने ये रन किया, रन करने के बाद स्टूडेंट व्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट अंडर स्कोर मैट व्यू कर दूं, चलेगा। मैट व्यू का मतलब है मेटेलाइज व्यू हो जाएगा, ठीक है। मैट अंडर स्कोर व्यू कर दिया मैंने, सॉरी। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद मैं इसे चलाता हूँ, चलाया, ये मेरा रन हो गया। मैंने एक बार जाके रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मेटेलाइज व्यू चेक किया, हाँ जी मेटेलाइज मेरा क्रिएट हो गया, उसमें भी कॉलम यही है, सब कुछ हो गया। एक मेटेलाइज है और एक व्यू है, दोनों में अंतर क्या है समझने की कोशिश करो, मैं समझाने की। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो अभी मैं इसको तो कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे,
मैंने एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट व्यू से किया, दूसरा मैंने किससे किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर मैट अंडरस्कोर व्यू। ठीक है जी, मैंने इससे भी सिलेक्ट किया, इससे भी मेरा रिकॉर्ड यही आया। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि मैटेलाइज व्यू ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता। रिफ्रेश नहीं होता मींस जैसे ही आप किसी इस स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो व्यू में तो बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो जाएगा। इस वाले जो व्यू है हमारा, ये वाला व्यू है, इस वाली टेबल में तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, बट मेटलाइज वाली में नहीं होगा। अब हमें क्या होता है, जैसे अब हमारा लाइव डेटाबेस चल रहा है, वहां पे फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा इस टेबल में इंसर्ट होते हैं, तो वो क्या करता है, इंसर्ट को स्लो कर देता है। तो वहां पे हम मेटलाइज व्यू क्रिएट कर देते हैं, मेटलाइज व्यू क्रिएट कर देते हैं और कहते हैं कि जब हम रिफ्रेश करेंगे इस व्यू को, तभी ये डेटा, जो नया डेटा आया है वो उठा के इस वाले मेटलाइज व्यू में इंसर्ट करे, अदरवाइज तो नहीं करे। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं एक, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसमें एक रो ज्यादा अभी एक रो इंसर्ट करूंगा स्टूडेंट टेबल में, तो ये स्टूडेंट व्यू में तो रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन मेटेलाइज व्यू में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस के लिए हमने बनाए होते हैं। तो परफॉर्मेंस कब ये क्या करेगा, ये इंसर्ट को स्लो नहीं करेगा। आपका ये स्टूडेंट मैट व्यू में डेटा नहीं आएगा तब तक आप मेटेलाइज व्यू को ये नहीं बोलोगे कि नहीं अब डेटा लेके आ। आपकी रिफ्रेश स्ट्रेटजी है, जब रिफ्रेश करोगे तब आएगा। रिफ्रेश कैसे करते हैं, एक कमांड होती है जिसे लिखते हैं हम रिफ्रेश व्यू, और व्यू का नेम मेटलाइज व्यू, ये कमांड होती है। ये जैसे ही चलेगी ये व्यू रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। रिफ्रेश मेटलाइज व्यू, व्यू का नेम ये वाली चीज है। अभी देखो, अब मैं बात करता हूं, मैंने एक इंसर्ट किया स्टूडेंट, यहाँ पे डाल दिया 9 के बाद डाल दिया यहाँ पे शालू, और मोबाइल नंबर सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 62, और ये कोर्स और ये तो रखे। अब देखो, मैंने अभी ध्यान से समझ लो, एक बार अच्छे समझने की कोशिश करना ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट व्यू, ये मेरा नॉर्मल व्यू है। देखो यहाँ पे 6 रो है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, ओके। ये मेटेलाइज व्यू है, मेटेलाइज व्यू में भी 6 रिकॉर्ड ही आए, सब कुछ सेम है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रिकॉर्ड उठा के स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैंने स्टूडेंट से सिलेक्ट किया, स्टूडेंट से सिलेक्ट होने के बाद कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, 7। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट व्यू एक व्यू है जिसमें रिफ्रेश टेक्नोलॉजी, रिफ्रेश ऑटोमेटिकली है, डिफॉल्ट है। तो जैसे ही मैं करूंगा तो इसमें 7 रिकॉर्ड आ गए। देखो इसमें सालो इम्पैक्ट कर गई, सालो इस रो में आ गई और यहाँ पे 7 रोज आ गई। लेकिन जैसे ही मैं मेटलाइज व्यू करूंगा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेटलाइज व्यू का कॉन्सेप्ट यही है कि बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश होता ही नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा जब तक आप इसे एक्सटर्नल बताओगे नहीं। ये आपके इंसर्शन को स्लो नहीं करेगा। तो इसमें 6 के 6 आए, इसमें देखो इसमें रिकॉर्ड नहीं आया। तो मेटलाइज व्यू क्या कहता है, मेटलाइज व्यू एक थोड़ा सा मतलब एक्सटेंडेड फीचर है व्यू का। ये क्या कहता है कि तब तक मैं इस टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं करूंगा जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं, आप फोर्सफुली नहीं कहोगे कि रिफ्रेश करो। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये चेक करेगा ओ कितना डिफरेंस है, ये मेटलाइज व्यू में इंसर्ट कर देगा। मैंने इसे रिफ्रेश क्वेरी चलाई, जैसे मैंने रिफ्रेश चलाई, अब मैंने मेटलाइज व्यू चलाया तो अब ये 7 दिखाएगा। अब इसने 7 दिखाए। आपको ये चीज समझ आई? से यस और नो? यस भैया। हाँ जी, यस भैया। तो मेटलाइज व्यू और व्यू में क्या अंतर है? व्यू क्या होता है, जैसे ही आप किसी टेबल में व्यू देखो, पहले सबसे पहले समझो व्हाट इज द व्यू। व्यू इज ए वर्चुअल टेबल दैट हैज द सेलेक्ट, ठीक है नहीं? सो अगर आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताना है तो वी हैव द सिलेक्ट क्वेरी विद मोर देन वन टेबल एंड पुट इनटू अंडर द व्यू that is called a virtual table. So view is a virtual table that is the combination of more than one physical table. कुछ नहीं है, फिजिकल टेबल के कॉलम के कॉम्बिनेशन को एक वर्चुअल टेबल कहते हैं जिसे हम व्यू कहते हैं, ठीक है? अब वो पूछेगा नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटलाइज व्यू एंड व्यू। तो बोलो कि व्यू हैज द बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश स्ट्रेटजी एंड इफ वी आर इंसर्टिंग एनी रो इन एनी टेबल then it will be reflect into that view, but into the metallized view we need to refresh manually. So in term of the insertion, view is some slow and metallized view is fast in term of insertion, because जब हम insert कर रहे हैं, अगर हम insert कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल में तो by default
वो आपका स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट व्यू में भी जाएगा, लेकिन मेटलाइज व्यू इंसर्शन को स्लो नहीं करता, लेकिन लैक हो सकता है सेलेक्ट में। अगर आपने कोई डेटा इंसर्ट कर दिया और आप सेलेक्ट कर रहे हो और आपने रिफ्रेश नहीं किया तो वो लैक हो गया, डेटा आपको मिलेगा नहीं। ये इसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो ये देखना होता है कि कहाँ पे सेलेक्ट ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे इंसर्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम व्यूज को बनाते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। हाँ जी। नहीं। नहीं भैया, अभी कोई डाउट नहीं आ रहा माइंड में। मतलब इसका मतलब सारे इंटेलिजेंट हो गए। मैं ही पूछ लेता हूँ। तो वर्चुअल टेबल बनाने का मेन मोटिव क्या रहता है हमारा, जो वर्चुअल टेबल बना? बताओ जी, बताओ आशीष जी, क्या रहेगा आपके हिसाब से, तो क्यों बनाना चाहिए? कि आप डाटा कैसे? बोलो। मेमोरी पे इम्पैक्ट ना पड़े सर। हाँ जी, बट रीजन सुनो। सबसे मैंने वर्चुअल टेबल बनाई। वर्चुअल टेबल क्या कह रहे हैं? वर्चुअल टेबल को व्यू कह रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लो, व्यू क्या है? एक वर्चुअल टेबल है। क्यों बनाई? क्योंकि बिफोर दैट ये सिलेक्ट क्वेरी है। ये जब सिलेक्ट क्वेरी चलेगी ना, समझो, तो ये ज्वाइन करेगी। अभी तो 5 रिकॉर्ड है स्टूडेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट में 1 लाख रिकॉर्ड होंगे तो 1 लाख रिकॉर्ड ज्वाइन किसके साथ होंगे? कोर्स के। और फिर वो किसके साथ होंगे? सेक्शन के। तो ये कितने मिनट लेगा ये रन होने में? सोचो, ये लेगा आपका 1-1.5 मिनट। 1.5 मिनट ये रन होगा, फिर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। स्क्रीन का मतलब समझ रहे हो? ये जो मैं यहाँ पे लोड करता हूँ ना कुछ भी, ये जो टीम्स है ना, ये टीम्स है, ये टीम्स नाम दिखा रही है, ये कहीं से तो आ रहे हैं नाम, ये डेटाबेस में कहीं से तो रखे होंगे। जब मैं टीम्स पे जाता हूँ, कहीं कैलेंडर है, कैलेंडर में बाय डिफॉल्ट बताता है अच्छा इतने बंदे हैं, इतनी टीम्स हैं, इतनी चीजें हैं। कहाँ से आती हैं? सोच के बताओ। ये कहीं से उड़ के, जब मैं निकाल के भेजता हूँ अटेंडेंस है, अटेंडेंस ये कैसे लेता है? ये स्टोर तो करता है ना, ये बंदा इस टाइम आया, इस टाइम गया। तो कहां से स्टोर कर रहा है? डेटाबेस में। अब डेटाबेस क्या है? ये वाला डेटाबेस है। तो ये तो मेरा फ्रंट एंड हो गया, और बैक एंड क्या हो गया? डेटाबेस। अब डेटाबेस में मेरा सारा रिकॉर्ड जा रहा है। तो अगर मेरी डेटाबेस में से मान लिया ये मैं टीम को कैंसिल करता हूं और ये मुझे स्ट्रेटजी बताइए, मुझे पूरा अटेंडेंस का लिस्ट निकाल के देता है, और वो लिस्ट निकाल के देता है मुझे 15 मिनट में, तो 15 मिनट तक मैं वेट करता रहूं? अच्छा ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये स्लो कर देगा। कब? जब ये आपका डेटा स्ट्रेटजी स्लो हो जाएगी। तो यहां पे जब डेटा बढ़ जाएगा, तो जब जितने ज्वाइन ज्यादा लगते हैं उतना टाइम ज्यादा लेती है टेबल सेलेक्ट करने में। तो जब मैं इसे रन करूंगा, ये टाइम लेगी कपल ऑफ मिनट्स। जब ये कपल ऑफ मिनट्स लेगी ना, तो मुझे फिर थोड़ा सा फास्टर चाहिए कि 15 सेकंड के अंदर अंदर हो जाए, 2 मिनट ना लगे, 15 सेकंड हो जाए। तो फिर मैंने एक व्यू क्रिएट कर दिया। तो व्यू क्या होगा? एक वर्चुअल टेबल होगी जो हर बार सेलेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। वो क्या करेगी? जैसे ही डेटा ये रिफ्रेश होगा, ऑटोमेटिकली इसमें करके रखेगी। वो एज ए टेबल काम करेगी, और वो फास्टर एक्सेस होगी बहुत ज्यादा। और वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल के कॉलम से मिलकर एक टेबल बनी है। 3 टेबल से मिलकर एक टेबल बनी है। मैं आपको यही तो समझा रहा हूं। देखो, व्यू क्या है? व्यू डिफरेंट डिफरेंट टेबल से बनके एक टेबल बन गई। तो मुझे बार बार 3 टेबल से सिलेक्ट नहीं करना, ना तीनों टेबल पे ज्वाइन लगाना, मुझे तो केवल व्यू से सिलेक्ट करना है। तो मेरा फास्टर हो गया सिलेक्शन। एक्चुअली ये लाइव डेटाबेस में इंप्लीमेंट होता है, फास्टर हो जाता है बहुत ज्यादा सिलेक्शन व्यू में। और कुछ नहीं है तो देखो, जो आए टेबल कॉलम आए, डेटा आया, आया फिजिकल टेबल से ही, लेकिन फास्टर बनाने के लिए एक टेबल बना दी। इन तीनों टेबल के टॉप अप पे एक टेबल बना दी, जिस टेबल का नाम रखा है स्टूडेंट व्यू, और वो इन टेबल से उठा के डेटा रखती है, और वो फास्टर प्रोवाइड करती है। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द व्यू। हाँ जी सर, डाउट है तो बताओ, फिर और एक्सप्लेन करते हैं। बोलो जी, बोलो। एक डाउट है, जैसे हम जो रिफ्रेश, मेरा मेटलाइज व्यू है, हाँ तो जितनी बार मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरी तीनों सेलेक्ट कमांड, मतलब जो सेलेक्ट कमांड है वो तीनों टेबल की, वो हर बार चल रही है, करेक्ट? हाँ जी, वो चलेगी, वो उठा के चेक करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर मतलब फिर इसका इतना फायदा ही क्या हो, जब मेरे को बार बार रिफ्रेश करने से तीनों मतलब सेलेक्ट को मैं बार बार ही चला रहा हूँ? होता क्या है, जैसे मान लिया मेरे पास ना, जैसे मान लिया अभी मैं बताता हूँ आपको ना, बैंकिंग में पेमेंट होता है, ठीक है, डेली। बैंक में पेमेंट होता है डेली, और पेमेंट होता है कई कई लाख ट्रांजेक्शन पर डे होती है। जैसे आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक क्या करता है? कितनी लाख ट्रांजेक्शन डेली करता है ऑल ओवर द इंडिया। कितनी ब्रांचेज है? एक ब्रांच में कपल ऑफ थाउजेंड हो जाती हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? तो मुझे शाम को क्या होता है, अभी आज की तारीख में एटीएम है, आप पीएनबी से पैसे निकालो, पीएनबी ने पैसा निकाल दिया आईसीआईसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक ने पैसा निकाल दिया एसबीआई का, एसबीआई ने निकाल दिया एचडीएफसी का, एचडीएफसी ने निकाल दिया इन तीनों का।
तो ये शाम को क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेटा रिफ्रेश करते हैं और अपडेटेड डेटा के साथ एक लिस्ट बना के भेज देते हैं। लेकिन इन्हें डेली नहीं चाहिए, मतलब बार बार नहीं चाहिए इमीडिएटली, ये शाम को निकालते हैं एक स्टेटमेंट पर डे का, और पर डे का स्टेटमेंट निकालने के बाद वो रिफ्रेश होना चाहिए। तो एक टाइम इंटरवल पे जो डेटा रिफ्रेश होता है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, माइट भी जैसे आपकी कोई ईएमआई बनती है, तो ईएमआई के लिए मुझे परमानेंट नहीं चाहिए ना, ईएमआई के लिए मुझे 1 तारीख को चाहिए, तो 1 तारीख में आपको ईएमआई क्या आ जाएगी, या फिर आपका कोई इस तरह समझ लो कि मुझे कोई ना सैलरी डिपॉजिट होनी है मेरे अकाउंट में, तो सैलरी की डेट फिक्स है कि वो 30 को देंगे या आपको 1 को देंगे या 2 को, वो ऑलमोस्ट इन 3-4 दिन के इंटरवल पे देंगे। तो हम उस टाइम रिफ्रेश करेंगे डेटा और चेक करेंगे कितने बच्चों की अटेंडेंस है, नहीं है, जिनकी नहीं है उनकी तनख्वाह कैलकुलेट होगी और कैलकुलेट होगी वहां पे चली जाएगी। तो मुझे एक टाइम इंटरवल पे रिफ्रेश करना है डेटा, पर्टिकुलर बार बार नहीं करना, समझ रहे हो? तो टाइम इंटरवल पे मैं रिफ्रेश लगा देता हूँ कि ये वाला रिफ्रेश केवल इस डेट, इस तारीख में हो और इस टाइम हो, दैट्स इट। वो रिफ्रेश हो जाएगा और डेटा ले आएगा। तो इससे क्या होगा, इंसर्शन आपका फास्ट हो जाएगा। तो बार बार अगर मैं स्टूडेंट में टेबल में इंसर्ट कर रहा हूं, या मैं मेरी अकाउंट टेबल है एक, या मेरी बैलेंस टेबल है, मैं बार बार उसमें ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तो वो बार बार एकदम व्यू में नहीं इंसर्ट करेगी, स्लो नहीं होगी, इंसर्शन फास्ट हो जाएगा। व्यू जब क्रिएट होगा तो आपका इंसर्शन बाय डिफॉल्ट स्लो हो जाएगा। देखो समझो, आप समझ नहीं रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। व्यू क्या है, व्यू आपका एक वर्चुअल टेबल है, आपने अपनी स्टूडेंट टेबल के टॉप अप पे एक टेबल क्रिएट कर दी स्टूडेंट व्यू, तो जब आप स्टूडेंट में डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो स्टूडेंट व्यू में भी तो जा रहा है, तो आप तो एक इंसर्शन चला रहे हो लेकिन चल तो 2 रहे हैं, और 2 के साथ साथ अगर आपने इसमें कोर्स में कर दी तो कोर्स में भी जाएगा। तो ये इसने इंसर्शन स्लो कर दिया, व्यू ने आपका इंसर्शन स्लो कर दिया, सिलेक्शन फास्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरा इंसर्शन भी फास्ट रहे और सिलेक्ट भी फास्ट रहे। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही आप स्टूडेंट टेबल में डालोगे तो वो तो स्टूडेंट व्यू में बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हमें तो इंसर्शन कैसे स्लो हो, इंसर्शन तो आपका स्लो रहेगा ही रहेगा, ये फास्ट हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ना इसमें रोक दो, स्टूडेंट व्यू में डालो ही मत डेटा, और जब मैं कहूं जब डाले। उसने कहा तो फिर उसने कहा एक व्यू बना दो, मेटलाइज व्यू, जब मेरी मर्जी होगी, अच्छा मुझे डेटा फैच करना है, उससे पहले मैं रिफ्रेश कर लूंगा, रिफ्रेश करके फैच कर लूंगा, तो मेरा इंसर्शन फास्ट रहेगा और सिलेक्शन भी फास्ट रहेगा। 1 सेकंड लगेगी रिफ्रेश होने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो परमल? जी भैया। समझ में आई क्या समझाया? बट अगर मेरे को मतलब वही एक डाउट रहा है कि अगर हम मेटलाइज व्यू को रन कर रहे हैं तो सेलेक्ट कमांड चल ही रही है, तो रेदर देन मैं इसको व्यू को बना के जब सेलेक्ट कमांड चलाना ही एट द एंड, तो मैं सेलेक्ट कमांड को डायरेक्ट चलाता हूँ। नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल सही, इसमें चीजें ये हैं कि ये फास्टर हो जाता है, ये केवल डिफरेंस कैलकुलेट करता है, वो सारा करता है। डिफरेंस का मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसे नहीं लेता, ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा डेटा है। ये एक्चुअली पता क्या होता है, समझो मेरी बात, समझ गया मैं, आपका पॉइंट समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं सारी सिलेक्ट क्वेरी चला ही रहा हूं, तो ये मेटलाइज व्यू में भी चल रही है, तो फिर मुझे क्या फायदा हुआ कि मैं मेटलाइज व्यू क्यों यूज करूं, यही है ना क्वेश्चन? जी जी भैया। आप देखो, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना, आंसर भी मैं कोशिश करूंगा इसका आपको एग्जैक्ट आंसर देने की। समझो, मेटलाइज व्यू आपका रिफ्रेश हुआ, और रिफ्रेश मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश हुआ सपोज आज 7:49 पे, ठीक है? किस टाइम हुआ? 7:49 पे हुआ। तो जब नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश करूंगा तो ये नेक्स्ट टाइम चेक करेगा, अब कितना है, लास्ट टाइम कितना हुआ था 7:49, सो 7:49 तक सारे रिकॉर्ड रिफ्रेश थे, उससे और अब तक के टाइम के बीच का रिकॉर्ड रिफ्रेश करेगा, सारे नहीं करेगा, ये सारों को सिलेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये रिफ्रेश का मतलब है, इसमें स्टूडेंट मैट व्यू में डेटा इंसर्ट करेगा, स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट कोर्स से, स्टूडेंट सेक्शन से, और चेक कर करके कि इस टाइम के बाद का कितने रिकॉर्ड इनमें इंसर्ट हुए हैं, उतने ही इस पे रिफ्लेक्ट करें, केवल सारे ना करें। समझ रहे हो? तो इंसर्शन जो तो है इसका मतलब यह हुआ कि ये टाइम बेस्ड अगर मैंने कोई हाँ, डिलीट किया, अगर मैंने कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, तो वो उसको मेटलाइज व्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। होना नहीं चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डिलीट करने में क्या जाता है, ठीक है? ये लो, सॉरी, ये तो इंसर्ट है। मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट मैंने यहाँ से स्टूडेंट से किया, स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट से डेटा रिकॉर्ड कर दें। ये 9 आ रहा है ना, लास्ट 8 वाला कर देते हैं हम, ये कर देते हैं 9 वाला ही, चलो ठीक है। लिखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट,
वेयर क्या लिखूं, इस टू ID 9, इस टू अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 9। चला के चेक करते हैं ये क्या करता है। डिलीट हो गया। अब देखो मैंने स्टूडेंट से सेलेक्ट की, हाँ जी स्टूडेंट में कितना रह गया, स्टूडेंट में रह गया मेरा 8। अब मैं स्टूडेंट व्यू से चेक करता हूं, तो स्टूडेंट व्यू में कितना रहना चाहिए, 6, 7th वाली नहीं है। और मेटलाइज व्यू में चेक करता हूं क्या देता है, मेटलाइज व्यू में नहीं आया, देखो समझ रहे हो पर्पल, मेटलाइज व्यू में सालू बट भैया अभी रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश नहीं किया ना मेटलाइज व्यू। हाँ तो एज इट इज बना हुआ है, डिलीट करने के बाद भी एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो एक्चुअली डेटा डिलीट हो गया, स्टूडेंट में देखो स्टूडेंट टेबल में सालू का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेटलाइज व्यू में तो है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। समझ रहे हो, देखो स्टूडेंट टेबल में नहीं है शालू, 9 रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया हमने। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये रिफ्लेक्ट कर देगा। अब रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश कर देता हूं, रिफ्रेश करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो ये यहाँ पे भगा देगा इसे। ठीक है जी, सर बताइए अगला डाउट। परवल जी भैया बस यही था, बस एक क्वेश्चन। किसी और का कोई डाउट हो तो बताओ। भैया एक डाउट है, अगर सपोज मैंने डिलीट कर दिया अब इसमें से और मुझे अब आगे डेटा नहीं चाहिए, तो क्या मुझे मतलब वो ऐड करेगा या नहीं करेगा भैया? डेटा नहीं चाहिए मतलब मैं समझा नहीं, डेटा कैसा नहीं चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन करके। जैसे मेटलाइज व्यू, जैसे आपने मेटलाइज व्यू बनाया और मैंने इसमें से एक क्वेरी चलाई है डिलीट की, ठीक है, डेटा डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मुझे मेटलाइज व्यू में डेटा नहीं चाहिए क्योंकि ये तो व्यू में करेगा, और रिफ्रेश करूंगा तो डेटा आएगा उसमें, तो इसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं आपने देखो आपने डेटा डिलीट कहाँ से किया, डेटा डिलीट होगा हमेशा किससे होगा, वो तो आपका ये स्टूडेंट से। तो मैंने स्टूडेंट से डेटा डिलीट, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये डेटा भी बना हुआ है मेटलाइज व्यू में। देखो व्यू से तो ऑटोमेटिक हो गया, मेटलाइज व्यू में है, ये मेटलाइज व्यू से डेटा डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हो ये बताओ, सवाल आप इसके बाद का बताओ, इससे आगे आप डेटा यहाँ से डिलीट करवाना चाहते हो या फिर क्या चाहते हो? हाँ मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने रिफ्रेश किया और मैं चाहता हूँ मेटलाइज व्यू में से भी डेटा डिलीट हो, तो रिफ्रेश करते ही तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। हाँ लेकिन अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो फिर जब रिफ्रेश हो रखा है ये, तो इंसर्ट तो इसमें भी होगा ना भैया, फिर मेटलाइज व्यू में नहीं होगा ना, समझो देखो आप जब आप रिफ्रेश करोगे, जब ये टेबल को सिंक करेगा, ये मैनुअली सिंक प्रोसेस है, कुल मिला के बात ये है। आप इसे इंसर्ट करो डिलीट करो जो भी आप इन टेबलों में करोगे, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो इसमें आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। कुल मिला के बात ये है, हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा मतलब? हाँ जी 100% करना पड़ेगा सर, तभी आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो नहीं आएगा, हर बार करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। यही तो मेटलाइज व्यू है, यही तो इसका फीचर है। ठीक है भैया, यही था मेरा क्वेश्चन। ठीक है जी, अब किसी और का क्वेश्चन है कुछ, एनी डाउट? चलो जी, थैंक यू सो मच, बड़े इंटेलिजेंट हो गए बच्चे तो। कोई